हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीआईसीजीसी के बारे में। डीआईसीजीसी है क्या? इसे कब इनकॉर्पोरेट किया गया था? इसे बनाने का मोटिव क्या था? ये किस एक्ट अंतर्गत वाक्य बना है? इन सभी चीजों को आज हम समझेंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि डीआईसीजीसी जो है वो आरबीआई का एक सब्सिडरी है। आरबीआई के 5 अलग अलग सब्सिडरीज हैं। बीएनएमपीएल, डीआईसीजीसी, रैबिट्स। इन सभी में से एक जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो है डीआईसीजीसी। डीआईसीजीसी बेसिकली जो हमारे डिपॉजिट्स होते हैं उनको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। डीआईसीजीसी स्टैंड फॉर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। और कई बार एग्जाम में पूछा गया और इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो है हमें इंश्योरेंस मिल रहा है, बट ये इंश्योरेंस हमें नहीं मिलता है। ये इंश्योरेंस बैंक लेती है हमारे हर एक इंडिविजुअल के डिपॉजिट्स के बिहाफ पे। जितने भी बैंक्स में डिपॉजिट्स होते हैं उसका जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वो 5 लाख तक का अमाउंट सिक्योर होता है बैंक्स के पास, चाहे वो शेड्यूल्स बैंक हो, नॉन शेड्यूल बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक्स हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो। सभी बैंक्स, जितने भी बैंक्स हैं, सारे बैंक्स के जो डिपॉजिट्स हैं वो 5 लाख तक सिक्योर्ड है। ये सिक्योरिटी जो है आरबीआई की तरफ से डीआईसीजीसी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और जो इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 15 जुलाई 1978 को, बट जो इसका एक्ट पास हुआ था वो हो गया था डीआईसीजीसी एक्ट 1961 में। इसका एक्ट जो है वो पारित हो चुका था और ये काम भी 1962 से कर रही थी। 1962 में जो अमाउंट था जिसे सिक्योर अमाउंट प्रोवाइड किया जाता था वो था 1500, एंड देन ये 1968 में 5000 हो गया, 1970 में 10,000, 1976 में 30,000, 1993 में ये हो चुका था 1 लाख और उसके बाद 2020 में जो है इसे बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया गया था। और यहाँ पे एक बेसिक सवाल ये भी बनता है कि अगर हम इंश्योरेंस लेते हैं अपने लिए तो उस इंश्योरेंस के लिए हमें कुछ प्रीमियम देना पड़ता है। तो क्या यहाँ भी हमें कोई प्रीमियम देना पड़ता है? तो बिल्कुल प्रीमियम तो देना पड़ता है। अगर कोई भी इंश्योरेंस हमें मिल रहा है तो वहां प्रीमियम लगेगा, बट वो प्रीमियम हम नहीं पे करते हैं। वो प्रीमियम जो है जिस बैंक में हमारा अकाउंट है वो बैंक पे करती है। और ये प्रीमियम पहले 5 पैसा था जब ये स्टार्ट हुआ था, एंड अभी जो है ये 12 पैसा, 12 पैसा बैंक इसका पेमेंट करती है। ओके। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि इसमें जो 5 लाख रुपए हैं, ये 5 लाख रुपए भी एक इंडिविजुअल के लिए है। जैसे मान लेते हैं मेरा एक बैंक है, किसी भी XYZ बैंक में 4 अकाउंट है, एफडी, आरडी, सेविंग अकाउंट्स, एंड मेरे ही नाम पे इंडिविजुअल करंट अकाउंट भी है। तो ये सारे अकाउंट को ट्रीट किया जाएगा एज अ सिंगल अकाउंट, और जो टोटल अमाउंट होंगे हमारे, चाहे वो 5 लाख हो, 2 लाख हो, उससे 2 लाख पे इंटरेस्ट मिला के 3 लाख हो जाए, 4 लाख पे इंटरेस्ट मिलाकर 5 लाख हो जाए, या फिर मेरे 5 करोड़ हो। जो मेरा 5 करोड़ होगा तब भी मैक्सिमम अमाउंट मुझे जो मिलेगा वो 5 लाख ही मिलेगा। और अगर मेरा 2 लाख रुपया डिपॉजिट है और वो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है, मान लेते हैं मेरे पास 4 लाख रुपए का डिपॉजिट है और वो टोटल इंटरेस्ट के साथ 5 लाख हो रहा है, 5.5 लाख हो रहा है, तो वो मुझे 5 लाख तक मिलेगा। अगर मेरे 4 लाख रुपए हैं तो मुझे 4 ही लाख मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 5 लाख मिलेगा ही। 4 लाख मेरे है डिपॉजिट बट मुझे 5 लाख मिलेगा, ऐसा नहीं है। 5 लाख तक आपके जो अमाउंट है वो सिक्योर है, वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वो बैंकक्रप्ट होती है फिर भी आपका अमाउंट सिक्योर्ड है। और साथ ही साथ अगर कोई आपके यहाँ पे सीरीज में अपने अकाउंट खुलवाया, जैसे ज्वाइंट अकाउंट है, एग्जांपल ले लेते हैं, एक फैमिली है जिसमें एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी। ए जो है अपने नाम से भी एक अकाउंट बैंक में ओपन करवा रखा है, बी ने भी अपना एक अकाउंट ओपन करवा रखा है। दोनों की अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स हैं, लाइक टर्म डिपॉजिट भी चल रहा है और टाइम डिपॉजिट भी चल रहा है। साथ ही साथ इन दोनों ने अपना एक ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन करवा लिया है। तो जो इनका अपना अकाउंट चल रहा है इंडिविजुअल बेस पे, सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, एफडी, आरडी हो, वो अलग काउंट होगा। जो सेकंड बी पर्सन का चल रहा है वो अलग काउंट होगा, और इन दोनों का जो ज्वाइंट अकाउंट है वो एक अलग अकाउंट काउंट किया जाएगा। और इसे आप सीरीज भी बना सकते हो, जैसे ए बी का एक अकाउंट अलग काउंट किया जाएगा, बी ए अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो उसे अलग काउंट किया जाएगा। और ऐसे करके भी आप अपने 5 लाख के अमाउंट को आगे बढ़ा सकते हो